Hi, welcomes you to the lecture 2 of polity that we have started yesterday. ये कल हमने डिस्कस किए थे एक्ट्स जो 1773 के थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, 1833 का एक्ट था, 1853 का चार्टर एक्ट था, साथ ही साथ 1858 का जो गुड गवर्नमेंट एक्ट था उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम आगे के जो एक्ट्स आए थे उन्हें डिस्कस करेंगे। अब 1858 का जो एक्ट था उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग जी हमारे वाइसरॉय थे। वो क्या थे, उन्होंने कई बेनिफिशियरी काम किए थे इंडियंस के लिए। क्या बेनिफिशियरी काम किए थे? उन्होंने कहा कि हमें यदि अब इंडियन पे राज करना है तो इंडियंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अब हमें इंडियंस को इन्वॉल्व करना है। उन्होंने क्या किया कि 3 मेंबर्स को उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एंट्री करा दी। ये मेंबर्स कैसे सेलेक्ट होते थे? ये नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। तो इन्हें ये कौन कौन से 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर थे? एक तो इन्होंने राजा जो बनारस के राजा थे उन्हें इसके अंदर इन्वॉल्व किया। साथ ही साथ इन्होंने जो महाराजा ऑफ पटियाला थे उन्हें भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया। साथ ही साथ सर दिनकर राव जी थे वो भी इसके एक मेंबर बने। अब इन्हें वैसे तो इन्होंने कोई अधिकार तो दिए नहीं, नॉन ऑफिशियल मेंबर बना दिए। एक तरीके से हमारा एक रिप्रेजेंटेशन जो था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर स्थापित हो गया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि 3 स्टेट्स के लिए इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी थी। वे 3 स्टेट कौन सी थी? बंगाल थी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थी और एक थी ये साथ ही साथ पंजाब। इनके लिए इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। इन्होंने क्या किया कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। वापस बंगाल को और मद्रास को उनकी पावर दे दी गई जो 1773 के अंदर उनसे छीन ली गई थी। जब हमने क्या बनाया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, तब उनकी पावर किसको दे दी थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी थी। 1833 के अंदर उसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया था और उसके अंदर सारी पावर उसके अंदर इन्वेस्ट कर दी थी। पर अब हम डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पावर जो है प्रोविंसेस को दे रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया जिसे हम ऑर्डिनेंसेस कहते हैं। ये 6 महीने तक चालू रह सकता था, जिसे भाई यदि उस वक्त काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बिहाफ पर डिसीजन लिए जा सकते थे, जिसे 6 महीने के अंदर अंदर जब न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल आएंगी ये वो उसे रिकमेंड करेगी तो वह पास रहेगा। इसके बाद जो नया इंडियन काउंसिल एक्ट आया, टोटल 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे बताया है। 1861 में आया था, अगला 1892 में आया था और जो लास्ट इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा वो 1909 में आएगा। अब अगला इंडियन काउंसिल एक्ट आया है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें क्या क्या इसमें इन्होंने क्या किया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, जो 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1861 के एक्ट के द्वारा गए थे, उनकी जो है वो उनकी मेंबरशिप जो है, अब एक तो क्या किया उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होगा? जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं, जो ज़मींदार हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, वो अब उन्हें भेजेगी और उनकी नंबर जो थे वो भी अब इंक्रीज़ कर दिए। अब ज़्यादा नॉन ऑफिशियल मेंबर जा सकेंगे। इन्होंने क्या किया, साथ ही साथ जो बजट है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया जाता था उसके अंदर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, पर वो क्वेश्चन पूछने का अधिकार नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नहीं दिए गए थे। अब क्या हुआ, अब स्टार्ट होता है उस वक्त 1907 के अंदर ढाका में कुछ चल रहा था। ढाका मुस्लिम लीग बना दी गई थी। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ उसके अंदर इनको अलग से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। किसे? मुस्लिम को, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इस काउंसिल एक्ट को मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस वक्त 1858 में एक नई पोजीशन बनाई गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। वो कौन थे? वो थे मोरले जी, और उनके अंदर सारी पावर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की थी वो किसके अंदर इन्वेस्ट थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर। साथ ही साथ उस वक्त हमारे वाइसरॉय कौन थे? मिंटो जी थे। तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया? मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स हो गया। इन्होंने क्या किया कि जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो इंक्रीज़ कर दिए, दोनों फेडरल में भी इंक्रीज़ कर दिए और साथ ही साथ कहाँ इंक्रीज़ कर दिए?
प्रोविंशियल में भी। फेडरल में तो इन्होंने 16 से 60 मेंबर कर दिए थे, और प्रोविंसेस अलग अलग प्रोविंस छोटे बड़े के हिसाब से उन्होंने मेंबर्स इंक्रीज़ कर दिए थे। इन्होंने एक चीज़ और की कि भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हर इंडियंस की एंट्री कर दी थी। जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर सबसे पहले इंडियन जो गए थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। इन्हें एक लो हेल्पर के लिए की पोस्ट पे वहाँ पे रखा गया था वाइसराय जी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। इसके बाद क्या होता है कि ये एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देते हैं मुस्लिम्स के लिए, जो आगे और भी इंक्रीज़ होता जाएगा आगे आगे आने वाले एक्ट्स के अंदर। इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 का। तो दो बड़ी चीज़ें हुई थी। एक तो गांधी जी कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से लौट आए थे तब तक। साथ ही साथ वह वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 और गांधी जी का क्या इसके अंदर रोल है वो भी बताते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में के अंदर ब्रिटेन को अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाए रखनी थी, इसलिए ये क्या कहते हैं, गांधी जी बार बार में मांग क्या कर रहे थे, गांधी जी कह रहे थे हमें देनी है आपको, हमें आप दो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या चीज़ है, और फिर ब्रिटेन ने क्या कहा, ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि हाँ जी हम चलो आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे देंगे, आप हमारी हेल्प करो किसके अंदर, वर्ल्ड वॉर के अंदर। गांधी जी ने कहा ठीक है आप हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दो, हम आपको ये हेल्प कर देंगे वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो हमारे सैनिक अंग्रेज़ों के बिहाफ पर लड़े थे, पर इन्होंने क्या किया कि जो ट्रू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जिसकी मांग की थी गांधी जी ने, ये उन्होंने ट्रू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी न दे करके हमें फॉल्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या चीज़ है, इसको जानने के लिए हमें पहले सोचना पड़ेगा कि इंडिया उस डेट में 1919 में क्या चीज़ थी। उस टाइम पे इंडिया क्या थी, एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। अब ब्रिटिश कॉलोनी क्या चीज़ होती है, इसका मतलब है कि एक बड़ा देश या स्ट्रॉन्गर देश किसी छोटे देश के ऊपर या कमज़ोर देश के ऊपर अधिकार कर ले लीगली रूप से, उसे क्या कहते हैं, कॉलोनी। और भारत क्या मांग रही था, भारत मांग रहा था उस वक्त प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब जो पावर आपने प्रोविंसेस से, उनकी लेजिस्लेटिव पावर आपने छीन रखी है, उन्हें वो वापस दी जाए। तो अंग्रेज़ों ने कहा हाँ जी ठीक है जी, हमने आपको वादा किया तो हम आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि 2 टाइप की लिस्ट निकाल दी। क्या थी ये, प्रोविंशियल लिस्ट थी, और साथ ही साथ इन्होंने एक फेडरल लिस्ट भी निकाली। और प्रोविंशियल जो लिस्ट थी उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया साथ ही साथ इन्होंने। और वे 2 भाग कौन कौन से थे, एक तो उन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट्स रखे उसके अंदर, और दूसरे सब्जेक्ट रखे ट्रांसफर्ड। अब ये क्या मसला हुआ, अब ये मसला ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने लगाया दिमाग। अंग्रेज़ों ने कहा कि इसके अंदर क्या कहा है, हम जी आपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगी, हम आपको दे रहे हैं, हमने देखिए हमने 2 लिस्ट बना के दे दी आपको जिसके ऊपर अलग अलग से कानून बनेंगे। पर रियलिटी में उन्होंने क्या किया, जो फेडरल लिस्ट थी उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स थे वो डाल दिए गए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं उन्होंने रिजर्व के अंदर रख लिए। रिजर्व में क्या था कि भाई यदि उस सब्जेक्ट्स के ऊपर यदि आपको कानून बनाना है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के अंदर जो मामूली सब्जेक्ट थे वो रखे गए जिन्हें बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टेट यूज़ कर सकती थी, मतलब ट्रू वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिली। साथ ही साथ ये एक चीज़ और करेंगे, वो क्या करेंगे, बाइकैमरलिज्म कर दिया। जो राज्यसभा होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स वो बना दी, और उसको इतनी कम पावर मिली, जो आज हमारी राज्यसभा को पावर है उससे भी बेहद कम उन्हें पावर दी गई, और हाउस ऑफ कॉमन्स को लगभग सारी पावर दी गई। मतलब पूरी तरीके से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी वो हमें दे दी भी गई और नहीं भी दी गई। इससे कौन नाराज़ होंगे, गांधी जी नाराज़ होंगे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्होंने साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कहा कि भाई 6 जो मेंबर है इसके 6 में से 3 इंडियंस ज़रूरी हैं, भाई इंडियंस को हम जगह देंगे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, सिख को, एंग्लो इंडियंस को, जैनिज़्म को, एक्सेट्रा को इन्होंने इसे इंक्रीज़ कर दिया। साथ ही साथ 10% हमारी जनसंख्या को इन्होंने फ्रेंचाइज दे दिया था, मताधिकार दे दिया था। इन्होंने एक हाई कमिश्नर का ऑफिस इस्टेब्लिश किया था, कहाँ किया था, लंदन के अंदर इस्टेब्लिश किया था। इन्होंने साथ ही साथ पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कर दी थी, CPSC की स्थापना की थी। ये कब की थी, 1926 के अंदर की थी। साथ ही साथ इन्होंने बजट्स को सेपरेट कर दिया था।
अब जो सेंट्रल बजट था वो अलग से आता था और प्रोविंशियल बजट अलग से पेश होता था। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि भाई हमने जो एक्ट बनाए हैं, इसके थ्रू जो कानून बनाए हैं, इन्हें हम 10 साल बाद रिकन्सिडर करेंगे और इसके हिसाब से हम आगे के शासन के लिए योजना बनाएंगे। अब हुआ क्या कि गांधी जी तो नाराज़ हो गए, प्रोविशनल ऑटोनॉमी तो नहीं मिली। उन्होंने क्या किया कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चालू कर दी, जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, वो चालू कर दी। आप सबको पता है कि वो जो आंदोलन था वो चोरी चोराई की घटना के बाद आज पूरी तरीके से उसके ऊपर ब्रेक लग गई थी। तो क्या हुआ कि उसके बाद में भी इतने छोटे छोटे आंदोलन इस टाइम पीरियड में हुए कि इन्होंने 10 साल तो छोड़िए, ये तो 8 साल के अंदर ही कमीशन को ले आए। सर जॉन साइमन की ये अध्यक्षता में इन्होंने ये कमीशन लेके आए, ये जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1930 के अंदर दी। इसके अंदर 7 मेंबर थे, 7 के 7 अंग्रेज़ थे। लाला लाजपत राय जैसे अनेक नेताओं ने इसका विरोध किया। क्यों किया कि सभी अंग्रेज़ हैं, हमारे लिए कानून बना रहे हैं, अंग्रेज़ क्यों बना रहे हैं, हमारी क्यों सदस्यता नहीं है इसके अंदर। तो इसने रिपोर्ट दे दी 1930 में। अब उन रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन कहाँ होएगा, लंदन में होएगा। वहाँ क्या होएगी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अरेंज होएंगी, जहाँ तीनों में हमारा मेंबर जो तीनों में प्रेजेंट होएगा वो कौन होंगे, सर बी आर अम्बेडकर जी होंगे। अब वो प्रेजेंट हैं, वो एक दलित थे, उन्होंने खुद की अधिकारों की मांग उठाई। फिर उन्होंने किसे यहाँ पे इसके लिए राज़ी किया, कम्युनल अवार्ड के लिए किसको राज़ी किया, उन्होंने रामसे मैकडोनल्ड को वो राज़ी कर लिया, जो क्या थे तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्हें राज़ी कर लिया। वो बोले भाई हम SC को अलग से अब कम्युनल अवार्ड दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी फिर नाराज़ हो गए। महात्मा गांधी जी तब थे कहाँ, पूना की जेल में थे। अब वो वहाँ पे भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी। अब उनसे मिलने कौन जाएंगे, अम्बेडकर जी जाएंगे। और इन दोनों के बीच एक सहमति हो गई, ये जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं, और उसके थ्रू कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई थी ये SC के लिए, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके बाद जो आगे की ये पॉलिटिकल घटनाएं हुई थी उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिस किसी को पॉलिटी के फुल नोट्स चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, और वहाँ पे सिंपली उन्हें लिखना है ड्रॉप पॉलिटी नोट्स, और उन्हें नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।